अब हमें देखना है अपने इस 12वें पार्ट में मानव में मादा प्रजनन तंत्र में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन ये क्या है उसको हम लोग देखें। तो मानव में जो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि मानव एक लिंगाश्रयी मतलब डायोसियस एनिमल है, इसीलिए मानव में जो नर है उसमें नर प्रजननकारी अंगतंत्र होते हैं, लिखा हुआ है नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जो मादा है उसमें मादा प्रजननकारी तंत्र होते हैं। हमें यहाँ आज पहले इस वीडियो में नर प्रजनन तंत्र और उसके कार्य के बारे में उसके अंग के बारे में हमें जानना है। तो नर प्रजनन तंत्र जो है यह मुख्य रूप से हमारे शरीर के जो उदर गुहा है, मतलब जिसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, इसके कुछ भाग माने मानव नर प्रजनन तंत्र का कुछ भाग उदर गुहा के भीतर है, कुछ भाग उदर गुहा के बाहर है। अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ये पूरा इस यहाँ से ऊपर का ये सभी उदर गुहा के भीतर रहता है, और ये दोनों भाग जो है मतलब पेनिस और ये टेस्टिस का रीजन सैक्रोटम ये शरीर से बाहर है। कई बार क्वेश्चन बोर्ड पूछता है कि क्यों जितने भी नर हैं, मानव ही नहीं, जितने भी नर हैं चाहे वो घोड़ा हो या बुल हो या कोई भी हो, उन सबका जो ये जो सैक्रोटम है वो बॉडी कैविटी के बाहर है, यानी कि यह टेस्टिस जो है बॉडी कैविटी के बाहर है। इसका बेसिक कारण क्या है? क्योंकि किसी भी जीव के शरीर के सामान्य क्रियाओं को संचालित करने के लिए एक निश्चित तापक्रम, जैसे मानव के सामान्य जैव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है। अब यह एक ऐसा रीजन है जिसमें तापक्रम उससे 3 डिग्री कम होनी चाहिए। जब 3 डिग्री कम तापक्रम होने का होगा तभी इस टेस्टिस के भीतर मतलब वृषण के भीतर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तभी जाकर के स्पर्म सेल का निर्माण होगा। तो इस तरह से इसीलिए ईश्वर ने इसको सैक्रोटम जो इसको हम लोग वृषण कोश या अंडकोश कहते हैं, ये खोल जैसी रचना, इसके भीतर ये वृषण को रखा। वृषण नर प्रजननकारी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी के भीतर नर युग्मक जनन की क्रिया होती है। इसी के भीतर से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, जो 14 से 16 वर्ष में शुरू हुआ और ये एक व्यक्ति के जीवन के अंत तक चलता रहता है, समझ गए ना। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण इस टेस्टिस से यानी वृषण के भीतर होता है। इस प्रोसेस से उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू जो जिसको हिंदी में शुक्र जन्म क्रिया कहते हैं, इसके थ्रू स्पर्म सेल का फॉर्मेशन या शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह शुक्राणु ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एपिडाइडेमिस लिखे हैं, ये अधिवृक्क ग्रंथि, इस एपिडाइडेमिस में आकर स्पर्म कुछ देर तक जमा होता है और यहाँ ही इसकी परिपक्वता होती है। यहाँ इसका न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मतलब पोषक तत्व मिलता है उसको, और तब उसके बाद वो इस ट्यूब से होकर आगे की ओर बढ़ता है। अब टेस्टिस के बाहर ये निकल करके और ऐसे फिर उदर गुहा में आ गया। तो उदर गुहा के भीतर जो ये जा रही है ये नलिका, इसको हम लोग शुक्र नलिका या स्पर्म डक्ट कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है सो वास डिफरेंस भी है। यह एक जोड़ा होता है। देखो ये साइड का फिगर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जैसे कभी कभी आप फोटो खिंचवाते हैं तो एक कान एक नाक एक आंख दिखता, दूसरा नहीं दिखता, तो उसी तरह से यह साइड का फोटो है, इसीलिए एक ही ये स्पर्म डक्ट लिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ एक जोड़ा लिखा है, मतलब एक जोड़ा फिर उस साइड में होगा। तो इस तरह से एक जोड़ा स्पर्म डक्ट इस साइड में, एक इस साइड में एक दूसरे साइड में, इसलिए इसको एक जोड़ा लिखा गया है। फिर आगे बढ़कर ये स्ट्रक्चर है जिसको सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय कहते हैं, इसकी संख्या भी 2 होती है, इसलिए इसको भी एक जोड़ा लिखा गया है। शुक्राशय से खास तरह का द्रव निकलता है जिसको शुक्र द्रव कहते हैं। शुक्र द्रव उजला रंग का विस्कस पदार्थ है जिसमें शुक्राणु को देने वाला पोषक तत्व पाया जाता है।
और पोषक तत्व को प्राप्त करके अब वह जो शुक्राणु है, शुक्राणु को अभी तक हम लोग यहाँ तक स्पर्म कहे थे, अब देखिए स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड बराबर सीमेन। अब इसका नाम सीमेन हो गया। अब इस जैसे ही इस ये जो शुक्राशय से निकलने वाला द्रव जब उसके साथ मिल गया और मिलने के बाद उसको पोषक तत्व मिल गया, अब इसका नाम आगे हम स्पर्म नहीं कहेंगे, अब इसका नाम हम लोग सीमेन कहेंगे, या हिंदी में उसको ब्रिज कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज जो है सो यहाँ से आगे आएगा और यहाँ से ये आगे बढ़ करके ग्रंथि में आता है, और इस ग्रंथि से ये दोनों तरफ ग्रंथि है, बीच से होकर पदार्थ पाना है। इस ग्रंथि से भी खास तरह के मिनरल्स निकलते हैं, फ्रुक्टोज निकलता है, और उस मिनरल और फ्रुक्टोज के कारण जो शुक्र कीट है, उस शुक्र कीट की जो गतिशीलता है, एक्टिवेशन है, उसके टेल का मतलब उसके पूंछ का या उसके एक्रोसोम की जो संरचना है, देखो ये स्पर्म सेल है, तो ये स्पर्म सेल का जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये देखिए मान लो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसके इस रीजन को एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम, और इस रीजन को, ये नेक रीजन है, इसी में जो है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहाँ न्यूक्लियस है। तो इसको एक्रोसोम को और नेक को एक्टिवेट करना इससे निकलने वाले द्रव का काम है, क्योंकि यह फ्रुक्टोज, जाइलेट एंड कुछ वैसे पोषक मिनरल देते हैं जो इससे स्पर्म सेल काफ़ी ज़्यादा स्पोराइट होता है, और तब ये जो सीमेन है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर यहाँ पर एक ग्रंथि है जिसको काउप्रस ग्रंथि कहते हैं। ये काउप्रस ग्रंथि जो है वह क्षारीय द्रव्य मतलब बेसिक सब्सटेंस रिलीज करता है। देखिए यहाँ यह एक लाइन दूसरा निकल रहा है, यह लाइन आया है कहाँ से, यह आया है मूत्राशय से। तो मूत्राशय से मूत्र जो है इस नली से आता है और फिर इसी नली से होता हुआ बाहर की ओर जाना, इसलिए बीच वाले नली का नाम यहाँ है मूत्र जनन नली का। मूत्र माने पेशाब और जनन माने जननकारी पदार्थ। तो यह एक वैसा कॉमन डक्ट है जिससे होकर मूत्र भी बाहर जाएंगे और जननकारी पदार्थ भी बाहर जाएंगे। तो आप जानते हैं कि मूत्र का जो नेचर है, मतलब नेचर ऑफ यूरिन इज एसिडिक, माने अम्लीय है। तो अम्लीय होने के कारण जैसे इसके अंदर से जब मूत्र इधर से प्रवाहित होता है तो ये पूरी की पूरी नली जो है वह अम्लीय हो जाता है। अब अगर ऐसे समय में इधर से अगर मेल गैमेट यानी सीमेन अगर इधर से आए और इसमें जैसे ही पास करेगा तो सीमेन जो है अम्लीयता के कारण सीमेन के शुक्राणु बढ़ जाएगा। इस कारण गॉड ने यहाँ एक काउप्रस ग्रंथि बनाया है जो क्षारीय पदार्थ को उत्पन्न करता है, बेसिक सब्सटेंस, और वो बेसिक सब्सटेंस इस एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट करता है। जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करे तो उदासीनीकरण की क्रिया करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, और इस तरह से यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा माने मूत्र जनन नलिका, इसको वह न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने के कारण क्या होता है कि अब अगर पीछे से आने वाला जो सीमेन है उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। साथ ही साथ यह क्षारीय पदार्थ होने के कारण, क्षारीय पदार्थ जो है वह चिपचिपा होता है, वह विस्कस होता है, और इस कारण से इधर से आने वाला जो सीमेन है वो काफ़ी तेजी के साथ इससे निकलता है और फिर आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो जा सकता है। तो ये काउप्रस ग्रंथि का एक विशेष महत्व है। इसकी संख्या एक ही है, जैसे प्रोस्टेट की संख्या एक ही है, उसी तरह यह भी एक, और ये काउप्रस से निकलने वाला जो द्रव्य है, काउप्रस द्रव्य, वह इस नली को न्यूट्रलाइज करता है जिससे कि आने वाला सीमेन पर कोई दुष्प्रभाव न हो, और साथ ही साथ यह इसकी नलिका काफ़ी चिकनी हो जाए, जिस चिकनी होने के कारण सीमेन काफ़ी आसानी से बाहर की ओर निकल जाए। अब यह जानना है कि शरीर के बाहर मैंने आपको बताया कि इतनी जो संरचना है वो शरीर के भीतर
कितनी संरचना बाहर। अब देखना है कि यूरेथ्रा बॉडी के बाहर जब निकलता है तो एक मस्कुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से होकर निकलता है, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं या सीसन कहते हैं। ये इसके बीच से होकर यूरेथ्रा को आना, और ये हड्डी का बना हुआ नहीं होता बल्कि मांसपेशियों का बना हुआ होता है, और इसके भीतर रक्त केशिका का जाल है पूरे में छाया हुआ। तो इस रक्त केशिका के जाल के कारण जब भी जन्म की क्रिया होने की संभावना होती है तो उस समय में निकलने वाला जो हार्मोन है LH, या फिर उसके बाद जो एक्टिवेशन होता है, इस एक्टिवेशन के कारण रक्त का संचार तेज हो जाता है, और रक्त का संचार तेज होने के कारण यह जो सीसन है यह इरेक्ट हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जिससे कि फीमेल के बॉडी में आसानी से इंसर्ट हो सके। तो इसमें जो रक्त केशिका का जो जाल है पूरा, इसमें होने वाले रक्त के प्रवाह के कारण ही यह इरेक्ट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सीसन एक वैसी संरचना है जो नर युग्मक को शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है, या फिर इधर से जो मूत्र आ रहा है, मतलब यूरिन आ रहा है, उस यूरिन को भी निकालने का काम करता है। और इसीलिए ये जो यूरेथ्रा है, इस यूरेथ्रा को मूत्र जनन नलिका कहते हैं। इससे होकर मूत्र भी शरीर से बाहर निकलती है, और इससे होकर जननकारी पदार्थ भी शरीर से बाहर निकलता है। तो इस तरह से आप देखिए कि नर प्रजननकारी तंत्र में जो प्रजनन की क्रिया संचालित होती है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है, जो 14 से 16 वर्ष में शुरू हो जाता है, और इसे टिल डेथ माने आदमी के मृत्यु पर्यंत ये जो है सो स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, शुक्र जनन की क्रिया होनी है, और स्पर्म सेल का निर्माण होना है। हम अगले वीडियो में जब पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र तो बताएंगे कि उसमें जो उसमें जो अंड जनन की क्रिया है वो आजीवन नहीं होता, वह 10-12 से शुरू होता है, और उम्र के 50 के पहले, मतलब 40 से लेकर 50 के बीच में बंद हो जाती है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, मेल में यह जीवन पर्यंत चलता है। अब देखिए यहाँ पर उसी को दिखाया गया है फिगर से, ये टेस्टिस माने वृषण से जो स्पर्म सेल है वो एपिडाइडिमिस में आया, ये जो स्ट्रक्चर एपिडाइडिमिस, यहाँ वृषण में स्पर्मेटोजेनेसिस हुई, और इससे जो स्पर्म सेल बना वो इस जगह पर आया एपिडाइडिमिस में, और एपिडाइडिमिस में उसकी परिपक्वता होती है, किसकी? स्पर्म सेल की, मतलब शुक्र कीट की परिपक्वता होती है, और तब फिर इस ट्यूब से होकर वो आगे आता है। वही यहाँ लिखा हुआ है एपिडाइडिमिस से फिर एरो है स्पर्म डक्ट, मतलब शुक्र नलिका, और शुक्र नलिका से वह जो स्पर्म सेल है वो आता है यहाँ, जहाँ शुक्राशय है, मतलब जिसको सेमिनल साइकिल कहते हैं, और शुक्राशय से निकलने वाला जो सफेद द्रव्य है, जो पोषक तत्व है शुक्र कीट के लिए, वह इससे मिलता है, और मिलने के बाद यहाँ हमने लिख दिया है स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, मतलब सेमिनल वेसाइकिल से निकलने वाले फ्लूइड को सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, और इन दोनों को मिलकर जो अब संरचना है उसको हम लोग सीमेन या ब्रिज कहते हैं। और वह जो है सो यहाँ से होता हुआ सेमिनल वेसाइकिल के बाद अब सीमेन पहुँचता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, और प्रोस्टेट ग्लैंड से मिनरल्स और फ्रुक्टोज जैसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस मिलते हैं, जो नर युग्मक के एक्रोसोम को और नेक रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको गतिशील बनाता है। और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आगे की ओर सीमेन बढ़ता है, और कॉर्पस ग्लैंड से निकलने वाला जो सब्सटेंस है कॉर्पस द्रव्य, वो उसके साथ मिलकर इस पूरे को उदासीन करता है, जिससे होकर आने वाले स्पर्म सेल पर अम्लीयता का प्रभाव न हो। साथ ही साथ इस कॉर्पस ग्रंथि से निकलने वाला जो बेसिक सब्सटेंस है, क्षारीय द्रव्य है, वह क्षारीय द्रव्य के कारण ये मूत्र जनन नलिका काफ़ी चिकनी हो जाती है, जिससे आसानी से जो यूरेथ्रा से होता हुआ स्पर्म सेल आउटसाइड की बॉडी, मतलब शरीर के बाहर, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने नर युग्मक जनन की क्रिया देखी, मानव प्रजनन तंत्र को देखा, और कैसे कैसे ये काम करता है, और ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको भी देखा। ये है न्यूक्लियस, ये है टेल,
इसको लिखेंगे केंद्रक तेल पुंज और ग्लीवा। तो इस तरह से स्पर्म सेल का आपने स्ट्रक्चर भी देखा। इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर प्रजनन तंत्र के विभिन्न भागों को देखा, उसके विभिन्न कार्य को देखा कि टेस्टिस का क्या कार्य, अधिकृत ग्रंथि का क्या कार्य, कॉर्पस का क्या कार्य, पुरस्थ ग्रंथि का कार्य, सेमिनल वेसिकल का क्या कार्य है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने इन डिटेल देखा। थैंक यू। आज